हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर दीपक गर्ग है। आई एम वर्किंग एज कंसल्टेंट एंड हेड ऑर्थोपेडिक सर्जरी इन दिल्ली हार्ट इंस्टीट्यूट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बठिंडा, पंजाब। आज हम एक बहुत ही कॉमन टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है ओस्टियोपोरोसिस। हम सेनाइल ओस्टियोपोरोसिस के बारे में बात करने वाले हैं, यानी कि उम्र बढ़ने के साथ में हमारे शरीर की हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। तो दो मेन सिनेरियो हैं, एक लेडीज़ में और एक जेंट्स में। लेडीज़ में पोस्ट मेनोपॉजल यानी कि महीना आना बंद हो जाता है, उसके बाद हड्डी कमज़ोर होना स्टार्ट हो जाती है। और वो कमज़ोर हड्डी के तीन मेन फीचर हैं। एक तो हमारा बोन मास कम हो जाता है, एक जो छोटे छोटे फाइबर्स जिनसे मिलके हमारी हड्डी बनती है जिसको हम ट्रेबेक्युले बोलते हैं, वो कमज़ोर हो जाते हैं और बोन फर्जाइल हो जाती हैं कि आराम से बोन टूट सकती हैं। जैसे कि यूजुअली हम मानते हैं कि अगर स्टैंडिंग हाइट से हम गिरते हैं तो हमारी हड्डी नहीं टूटनी चाहिए, लेकिन ओस्टियोपोरोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें स्टैंडिंग हाइट से गिरने के बाद भी हड्डी टूट जाती है। तो जो इसमें सबसे कॉमन हड्डियां हैं जो टूटती हैं, वो सबसे ज़्यादा हमारी कमर की हड्डियां होती हैं, जिसकी वजह से हमें कमर में के नीचे के हिस्से में दर्द होता है। दूसरे नंबर पे हमारी हिप की हड्डी टूट जाती है, जैसे कि कई बार हमने सुना है कि लेडीज़ में कूल्हे की हड्डी टूट जाती है, जिसमें हमें इमरजेंसी में कई बार सर्जरी करनी पड़ती है। तो ओस्टियोपोरोसिस कूल्हे की हड्डी टूटने का एक बहुत ही मेन कारण है। इसके अलावा हमारी रिस्ट की हड्डी कोलिस फ्रैक्चर जिसको हम बोलते हैं, बहुत कॉमन है सोसाइटी में। और एक जो शोल्डर का फ्रैक्चर है, ये भी एक कॉमन फ्रैक्चर है। ये फ्रैक्चर का मेन कारण आफ्टर एज ग्रुप, जेंट्स में 50 साल की उम्र के बाद और लेडीज़ में पोस्ट मेनोपॉजल एज ग्रुप में 50-55 की एज ग्रुप के बाद ये फ्रैक्चर देखे जाते हैं। तो मेन सिम्टम क्या होता है ओस्टियोपोरोसिस का? तो दोस्तों, डे टू डे लाइफ में ये पता करना कि क्या हमें ओस्टियोपोरोसिस है तो बहुत मुश्किल है। यूजुअली पेशेंट ओपीडी में जिस तरीके से प्रेजेंट करता है वो फ्रैक्चर ही होते हैं। वो हिप का फ्रैक्चर भी हो सकता है या स्पाइन का फ्रैक्चर भी होता है। तो अगर हम ओस्टियोपोरोसिस की बात करें तो मेन प्रेजेंटेशन कॉम्प्लिकेशन है ऑलरेडी, यानी कि ऑलरेडी फ्रैक्चर के साथ पेशेंट प्रेजेंट करता है। तो हमारा मेन एम ये होना चाहिए कि हम ये फ्रैक्चर को होने से रोकें। तो इसके लिए हमें पहले ये पता होना चाहिए कि क्या ओस्टियोपोरोसिस है या नहीं है, और क्या हमें ओस्टियोपोरोसिस को फ्यूचर में बचाने के लिए कुछ दवाइयाँ स्टार्ट करनी चाहिए या नहीं स्टार्ट करनी चाहिए। यानी कि ओस्टियोपोरोसिस के लिए प्रोफिलैक्सिस ट्रीटमेंट का भी रोल है, यानी कि बीमारी को हम बचा सकते हैं। तो इसके लिए स्क्रीनिंग गाइडलाइंस हैं। स्क्रीनिंग गाइडलाइन क्या होती हैं कि अगर कोई फीमेल है, पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल है, एज मोर देन 60 ईयर्स है, तो हमें चाहे कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, हमें सबका डेक्सा स्कैन करना चाहिए। डेक्सा स्कैन एक ऐसा स्कैन होता है जो MRI की तरह एक मशीन होती है जिसमें हमें लेटना पड़ता है। कुछ 2-3 मिनट के बाद ही ये स्कैन हो जाता है और इसकी रिपोर्ट हमें मिलती है। रिपोर्ट में हमें टी स्कोर मिलता है जिससे हमें पता चल जाता है कि क्या हड्डियां कमज़ोर हैं या नहीं। तो ये मेल में ये डेक्सा स्कैन हमें 70 ईयर की एज के बाद करना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई रिस्क फैक्टर है, जैसे कि क्रोनिक अल्कोहल इंटेक है किसी को, या फिर कोई शुगर का पेशेंट है, डायबिटीज मेलाइटिस है, या कोई स्टेरॉयड ले रहा है या उसने पास्ट में स्टेरॉयड लिए हैं, तो ऐसे केसेस में हमें डेक्सा स्कैन जल्दी करना चाहिए। तो अगर हमें पता है कि किसी को ओस्टियोपोरोसिस है और फ्रैक्चर का रिस्क ज़्यादा है, या कोई पेशेंट ऐसा है जिसको ऑलरेडी फ्रैक्चर हो चुका है, फ्रैक्चर के लिए चाहे इलाज किया है या नहीं किया है, तो उस पेशेंट में अगर डेक्सा स्कैन में टी स्कोर -2.5 से कम है तो हमें ओस्टियोपोरोसिस का इलाज करना ही है। अगर टी स्कोर -1.5 से भी कम है तो भी हमें प्रोफिलैक्सिस फॉर ओस्टियोपोरोसिस स्टार्ट करना है। तो इसका इलाज बहुत ही सिंपल होता है। इसके इलाज में स्टार्टिंग में हम कुछ दवाइयाँ स्टार्ट करते हैं जिनको हम बिसफॉस्फोनेट्स बोलते हैं, जैसे कि इसके अंदर एलेंड्रोनेट, रोसिड्रोनेट, इबेंड्रोनेट या जोलेड्रोनिक एसिड, ये ऐसे ड्रग्स हैं जो हम इनिशियली स्टार्ट करते हैं। इनको हम ऐसी दवाइयाँ हैं जो इनको वीकली भी दे सकते हैं, मंथली भी दे सकते हैं। और जोलेड्रोनिक एसिड जो है खून वाले रास्ते से दिया जाता है, यानी कि IV ड्रग होता है, इसको हम 1 साल में एक बार देते हैं। तो ये इलाज 5 साल तक चलता है और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। कमजोर हड्डियों को वापस मजबूत किया जा सकता है, फ्यूचर में होने वाले फ्रैक्चर्स को होने से रोका जा सकता है। ये सारे डॉक्यूमेंटेड हैं। अगर
इसके अलावा कुछ और भी दवाइयाँ हैं जो हम ऑस्टियोपोरोसिस के लिए देते हैं, जैसे कि PTH पैराथायरॉयड हार्मोन। पैराथायरॉयड हार्मोन एक पेन जैसे इंसुलिन की सिरिंज होती है, वैसे प्री फिल्ड पेन जैसा सिरिंज होता है जो पेट के अंदर या फिर थाई के सबक्यूटेनियस रीजन में हम लगाते हैं। ये डेली लेना होता है, यूजुअली हम 1.5 साल तक ये देते हैं और ऐसा देखा गया है कि इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। जिन लोगों को सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस होता है, यानी कि डेक्सा स्कैन का टी स्कोर -3 से कम होता है, या जिनको फ्रैक्चर होता है प्लस डेक्सा स्कोर -2.5 से कम होता है, उन लोगों में हम पैराथायरॉयड हार्मोन स्टार्ट कर सकते हैं। पैराथायरॉयड हार्मोन स्टार्ट करने की मैक्सिमम जो ड्यूरेशन है वो 1.5 साल है, यानी कि 1.5 ईयर है। तो इसके बाद भी हमें ऑस्टियोपोरोसिस के लिए ट्रीटमेंट कंटिन्यू करना होता है, जो कि हम बिसफॉस्फोनेट्स यानी कि मुंह से लेने वाली दवाइयाँ कंटिन्यू कर सकते हैं आगे 5 साल तक। इसके अलावा एक और ड्रग है जो हम आजकल यूज करते हैं मार्केट में, जिसका नाम है डेनोस्मैब। ये 60 mg का फॉर्मुलेशन हम यूज करते हैं और 6 महीने में एक बार ये हम देते हैं। इसका इफेक्ट ऑस्टियोपोरोसिस में बहुत अच्छा है। ऐसा देखा गया है कि बिसफॉस्फोनेट्स के इक्विवेलेंट इसका रिजल्ट आता है, लेकिन जैसे ही हम इस दवाई को बंद करते हैं वैसे ही हड्डी बहुत फास्ट स्पीड से कमजोर होने लग जाती है। इसलिए इस ड्रग को लाइफ टाइम यूज करना पड़ता है, लेकिन इसकी सेफ्टी प्रोफाइल केवल अभी तक 10 इयर्स की ही है, यानी कि हमें इतना पता है कि ये 10 साल तक देने में सेफ है। उसके बाद का इसका इफेक्ट हमें नहीं पता है। अगर हम इसको बंद करेंगे तो हड्डी और ज्यादा स्पीड से कमजोर होने लगेगी। तो हड्डी को कमजोर होने से बचाने के लिए हमें वापस जो मुंह से लेने वाली दवाई है बिसफॉस्फोनेट्स, वो हमें कंटिन्यू करनी पड़ती है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का टॉपिक जिसका नाम है ऑस्टियोपोरोसिस। तो इसमें हमें ये पता चला कि ऑस्टियोपोरोसिस कोई बीमारी नहीं है, उम्र बढ़ने के साथ सब लोगों के साथ ये होने वाला है। सबकी हड्डी कमजोर होनी है एक दिन, और इस हड्डी को आज हड्डी कमजोर है या नहीं है ये हम पता कर सकते हैं, और फ्यूचर में हड्डी कमजोर होने से रोक सकते हैं, और इसका आगे फ्यूचर में होने वाले फ्रैक्चर्स को भी हम रोक सकते हैं। तो इसलिए हर इंसान को अवेयर होना चाहिए इस बीमारी के बारे में। यही हमारी आज की वीडियो का पर्पज है। सो अगर आप और ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को और रिलेटिव्स को इस बीमारी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चल सके। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।